हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 5 होगा। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था बहुपद के शून्यक और साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.3 और 4 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के लेक्चर नंबर 4 देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, तो वहाँ से जा कर के लेक्चर नंबर 4 देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, गुणनखंड और गुणज के बारे में। इसमें भी सबसे पहले जो है हम बात करेंगे फैक्टर्स की बात पहले करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, इसके बाद गुणज की बात करेंगे। तो छोटी क्लासेस में फैक्टर्स करना हमने ज़रूर सीखा होगा। 8th में 7th में फैक्टर करना हमको बताया गया है कि फैक्टर किस तरह से किए जाते हैं, किसी नंबर के या किसी नंबर के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो हमने फिर से आज एक जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे फैक्टर से संबंधित और समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है और किस तरह से फैक्टर निकाला जाता है। उसके बाद में फिर हम लोग बहुपद के फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, 2 या 2 से अधिक राशियों के पारस्परिक गुणन से प्राप्त परिणाम को गुणनफल कहते हैं। मतलब यह है कि 2 राशियां जब मल्टीप्लाई कराई जाती हैं तो मल्टीप्लाई कराने पर जो रिज़ल्ट आता है उसको हम लोग गुणनफल कहते हैं। अब अगली लाइन में क्या लिखा है कि गुणन की जाने वाली राशियों को गुणनफल के गुणनखंड कहते हैं। मतलब यह है कि जो राशियां मल्टीप्लाई कराई गई हैं तो जो रिजल्ट आया है वो तो गुणनफल है, लेकिन उन राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं उस गुणनफल का। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे सामने एक नंबर है 3 और एक नंबर है 5। इन दोनों नंबर का हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आया 15। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक राशियों को परस्पर गुणन से प्राप्त परिणाम के गुणनफल कहते हैं। मतलब इसको हमने मल्टीप्लाई कराया तो जो रिज़ल्ट आया है, ये जो प्राप्त परिणाम है ये है गुणनफल। और अगली लाइन से समझेंगे कि गुणन की जाने वाली राशियों को गुणनफल के गुणनखंड कहते हैं। मतलब ये राशियाँ 3 और ये 5, ये 2 राशियाँ गुणन कराई जा रही हैं, इसलिए ये 3 और 5 क्या हैं, 3 और 5 ये हैं गुणनखंड। 3 व 5 संख्या 15 के गुणनखंड हैं। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो राशियां 3 और 5 हैं ये 15 के गुणनखंड हैं। इन्हीं राशियों को गुणा कराने से 15 आया है, इसलिए यही इसके दोनों गुणनखंड कहलाएंगे। या इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, यहाँ पे जो राशि आएगी वो आएगी 2 3 6 पंचे 30। यहाँ पे जो आया 30 ये है गुणनफल, ये इन 3 राशियों का गुणनफल है। और ये 3 राशियाँ 2, 3, 5, ये 3 राशियाँ संख्या 30 की क्या है, संख्या 30 के गुणनखंड हैं, फैक्टर्स हैं। इस तरह से हमको गुणनखंड मिल गए 30 के। हमने देखा 2, 3 और 5 30 के गुणनखंड है। साथ ही साथ हम एक चीज़ और है कि यहाँ पे एक भी है, एक भी यहाँ पे गुणा करा सकते हैं, इसलिए एक भी 30 का गुणनखंड है। ठीक, तो हर एक नंबर का गुणनखंड होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 नहीं लिखा। कोई भी संख्या हो उसका जो गुणनखंड है, किसी भी संख्या का गुणनखंड 1 हो सकता है। और यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि जो भी गुणनखंड होगा, जैसे यहाँ पे 2 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, 5 गुणनखंड है और ये गुणनखंड हैं 30 के, तो 5 30 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, 3 भी 30 को पूरी तरह विभाजित कर देगा, 10 आएगा, 2 भी 30 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा और 15 आएगा।
इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं। इसी को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमने लिखा हुआ है। गुणनखंड की ही डिफिनीशन को हम दूसरी तरह से अगर समझें तो यहाँ से एक दूसरी डिफिनीशन हम ये निकाल सकते हैं कि जब एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड कहलाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक संख्या 5 दूसरी संख्या 30 को पूरी तरह से विभाजित कर दे रही है, कोई भी शेषफल नहीं आएगा, इसलिए 5 30 का एक गुणनखंड है। इसी बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, किताबों में इस तरह से भी डिफिनीशन लिखी जाती है कि जब एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे और शेषफल ना आए, ठीक, शेषफल ना आने का मतलब शेषफल 0 आए, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड कहलाती है। इसको भी एग्जाम्पल से समझें अगर, तो 6 और 1 है नंबर 36। यहाँ पे देख सकते हैं 6 36 को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। अगर इसको भाग कराएंगे तो 6 बार टेबल लगेगी, 36 आएगा, यहाँ पे शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब है कि 6 36 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो यहाँ से हमको एक बात और क्लियर हुई कि जो भी नंबर 36 को डिवाइड कर देगा, शेषफल 0 ना आए, वो सब नंबर 36 के गुणनखंड कहलाएंगे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 6 ही गुणनखंड नहीं है, इसके अलावा भी 36 के और गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे 36 के अन्य गुणनखंड जो होंगे, जिसे हम 1 लिख सकते हैं, 1 डिवाइड कर देगा, कामा लगा के 2 लिख सकते हैं, 2 भी इसको डिवाइड कर देगा, 18 आएगा। 3 डिवाइड कर देगा, 12 आएगा। 4 डिवाइड कर देगा, पूरा कोई शेषफल नहीं बचेगा, इसलिए 4 भी इसका एक गुणनखंड हुआ। इस तरह से 6 डिवाइड कर देगा, 9 डिवाइड कर देगा, 12 डिवाइड कर देगा, 12 3 36, 9 4 36, 6 6 36, और 18 डिवाइड कर देगा, 18 दूनी 36, और 36 खुद 36 को डिवाइड कर देगा। इस तरह से हम देख सकते हैं 36 के इतने सारे गुणनखंड हो सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग समझ गए होंगे कि जो भी नंबर 36 को डिवाइड करेगा वो 36 का गुणनखंड होगा। इस तरह से कोई भी अन्य एग्जाम्पल ले सकते हैं। 72 लिया तो 72 को जो भी नंबर डिवाइड कर देंगे वो उसके पूरी तरह से डिवाइड करें, शेषफल 0 आना चाहिए, तो वो उसके गुणनखंड होंगे। ये हमने सीखा था क्लास 6 7 8 में, हमने ज़रूर पढ़ा होगा, चाहे तो इसको फिर से नोट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि गुणज क्या होता है या मल्टीपल्स क्या होते हैं किसी भी नंबर के मल्टीपल्स। इसमें लिखा है कि जब 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं का गुणा कराया जाता है तो प्राप्त गुणनफल को उन संख्याओं का गुणज कहते हैं। अभी हमने सीखा कि गुणनफल क्या होता है। 2 संख्याएं मल्टीप्लाई कराई गई तो जो रिज़ल्ट आता है उसको हम लोग गुणनफल कहते हैं। जैसे कि 3 और 5 का मल्टीप्लाई अभी हमने कराया था तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आया था 15, जो कि गुणनफल था। और हमने ये भी जाना कि गुणनफल के जो भी नंबर हैं जिनका गुणनफल ये है, उन दोनों नंबर को हम उस गुणनफल का गुणनखंड कहते थे। मतलब 3 और 5 इस 15 के 2 गुणनखंड हैं। लेकिन ये जो प्राप्त रिज़ल्ट है गुणनफल, ये गुणनफल ही गुणक है 3 का और 5 का, गुणक या गुणज। 5 का गुणज 15 है और 3 का भी गुणज 15 है। यही डिफिनीशन में भी लिखा है कि जब 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं का गुणा कराया जाता है तो प्राप्त गुणनफल को उन संख्याओं का गुणज कहते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे कि जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है
उस गुणनफल को ही प्राप्त उन संख्याओं का गुणज कहते हैं। 3 का गुणज भी 15 है और 5 का गुणज भी 15 है। इस तरह से गुणज होते हैं। और साथ साथ हमको ये भी पता होना चाहिए कि एक ही गुणज नहीं होगा। अगर अन्य संख्याएं ले लें, 3 को किसी भी नंबर से अन्य मल्टीप्लाई कराएं तो जो भी नंबर आएगा वो 3 का गुणज होगा। 5 में भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दें, 5 का मल्टीप्लाई 2 में कराएं तो 10 आएगा, वो भी गुणज होगा। 5 का मल्टीप्लाई 10 में करा दें तो 50 आएगा, वो भी 5 का गुणज होगा। मतलब 5 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराने पर जो नंबर आएगा वो 5 का गुणज कहलाएगा। 3 को भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दें तो जो भी नंबर आएगा वो 5 का गुणज कहलाएगा। इसको हम इस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे लिखा है कि 5 के 5 गुणज लिखिए। हमको क्या करना है, 5 के 5 गुणज लिखने हैं। तो हमने क्या किया कि 5 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कराया तो नंबर आया 10, ये एक 5 का गुणज है। फिर 5 को हमने 3 से कराया, हमारे पास 15 आया। 5 को हमने 4 से कराया, हमारे पास 5 चक्कू 20 आया। फिर 5 को हमने 5 से कराया तो 25 आया। फिर 5 को हमने 6 से कराया तो 5 छक्का 30 आया। इस तरह से हमने 5 गुणज फाइंड कर लिए। चाहें तो हम अनंत गुणज फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमको 5 की ज़रूरत थी तो हमने 5 नंबर चुने, 2 3 4 5 6। इस तरह से 5 नंबर हमारे पास आ गए हैं जो कि 5 के गुणज हैं। लिख सकते हैं कि 10, 15, 20, 25, 30 5 के गुणज हैं। चाहे तो हम और भी गुणज फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो इसको नोट कर लें। अब हम बढ़ेंगे बहुपद के फैक्टर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बहुपद के फैक्टर। अब जो टॉपिक है वो है बहुपद के गुणनखंड। मुख्य टॉपिक हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होगा। हमारे क्लास 9th में जो मुख्य हमको जो पढ़ना है गुणनखंड, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। हमको जानना है कि बहुपद के गुणनखंड क्या होते हैं और बहुपद के गुणनखंड किस तरह से किए जाते हैं। तो यहाँ से हमको ध्यान से समझना होगा। इसमें लिखा है कि यदि कोई व्यंजक 2 या 2 से अधिक व्यंजकों का गुणनफल है तो उसमें प्रत्येक व्यंजक को मूल व्यंजक का गुणनखंड कहते हैं। जैसे हमने अभी अभी संख्याओं के लिए पढ़ा कि अगर 2 संख्याएं होती हैं तो 2 संख्याओं का गुणनफल जो आता है वो गुणनफल, जो भी नंबर गुणनफल में आया है उस गुणनफल के जो गुणनखंड होंगे वो यही नंबर होंगे, 3 और 5। इसी तरह से अगर कोई बहुपद आया है तो जो बहुपद जिन व्यंजकों के गुणनफल से आया है तो उन व्यंजकों को हम लोग उस बहुपद का गुणनखंड कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक बहुत छोटा नंबर ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, एक ही पद है इसमें, जैसे कि 3xy। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 चर राशियाँ हैं और एक अचर राशि हमने ली है। यह एक पद है और यह 3 राशियों से मिलकर के बना है, 3 राशियों के गुणनफल से बना है। अगर हम इसके गुणनखंड करना चाहें तो हम करेंगे 3xy को हम लिख सकते हैं कि 3 गुणे x गुणे y, क्योंकि x का गुणा y में कराया गया होगा, उससे का गुणा 3 में कराया गया होगा, तभी ये 3xy आया है। अतः हम ये लिख सकते हैं कि 3xy के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 3, x व y हैं। इस तरह से यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि 3 राशियाँ यहाँ पर आई हैं, 2 चर हैं, एक अचर है। ये तीनों राशियाँ 3xy के गुणनखंड कहलाएंगी। इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें कहा गया है
कि 24x² के गुणनखंड कीजिए। तो हम 24 के गुणनखंड, 24 अचर राशि है, ये दोनों चर राशियां हैं। तो सबसे पहले नंबर हम यहाँ पे लिख लेंगे 24x²y। अब इसके हमको क्या करना है, गुणनखंड। तो सबसे पहले कांस्टेंट नंबर का गुणनखंड कराएंगे। इसके प्राइम फैक्टर निकालना हमने ज़रूर सीखा होगा। पहले 2 से भाग कराएंगे 12 आएगा, फिर 2 से कराएंगे 6 आएगा, फिर 2 से कराएंगे 3 आएगा, अब 3 से होगा तो 1 आएगा। तो 24 के फैक्टर तो इस तरह से हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। ये हो गए 24 के फैक्टर। साथ ही साथ x² भी लिखा है, तो x को हम लोग 2 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई चिन्ह के साथ। इस तरह से x को हमने 2 बार लिखा। फिर है y, तो x को भी गुणे का चिन्ह लगा करके हमने लिख दिया। इस तरह से हमको 24x² के गुणनखंड करने होंगे। ये सब गुणनखंड हो गए। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2, 3 x और y इसके गुणनखंड हैं। हम चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 2x और y इसके गुणनखंड हैं। इसके बाद बारी है क्वेश्चन नंबर, इसी पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें यहाँ पर हमने देखा एक ही पद था, यहाँ पर भी एक ही पद था, लेकिन यहाँ पे 2 पद हैं। एक पद है px प्लस ये पद है qx। यहाँ पे हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पूरे नंबर तो 2 हैं, लेकिन फिर भी ये पूरा एक पद माना जाएगा और ये एक दूसरा पद माना जाएगा। ये जो पद है इसमें 2 राशियां हैं, एक q और एक x। यह जो पद है इसमें भी 2 राशियां हैं, एक p और एक x। यहाँ पे ये नहीं समझेंगे कि ये 2 पद, ये 2 पद नहीं, ये एक ही पद है और ये एक पद है। अब हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड। तो हमने इसको नीचे लिख लिया px प्लस qx। ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, यहाँ पे लिखा जाएगा px प्लस qx। कोई भी ब्रैकेट यहाँ पे अभी नहीं लगाएंगे। अब हमने देखा इस पद में p का गुणा x से हुआ है और इस पद में भी q का गुणा x से हुआ, मतलब x दोनों पदों में है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। हमको कॉमन लेना आना चाहिए। जो राशि दोनों में है उसको हम लोग इस तरह से बाहर लिख लेते हैं और अंदर जो भी बचा है उसको ब्रैकेट में कर लेंगे। इस तरह से हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ पर भी था x, यहाँ पर भी था x, तो हमने x बाहर कर लिया और p और q बचा रहा, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। तो यहाँ से ये 2 राशियाँ हो गई, एक ये x हो गया अलग और ये p प्लस q अलग हो गया। तो x एक इसका गुणनखंड कहलाएगा और दूसरा गुणनखंड कहलाएगा p प्लस q। ध्यान देंगे ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है p प्लस q, ये पूरा p प्लस q इसका एक गुणनखंड है और x भी इसका एक गुणनखंड है। इस तरह से हमको गुणनखंड ज्ञात करना होगा। इसको चाहे तो नोट कर लें, फिर अभी और क्वेश्चंस हैं इसी पर आधारित, वो भी हमको करना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन ये है, इसमें भी हम देखेंगे 2 पद हैं। पहले पद में 3 राशियां हैं, दूसरे पद में भी 3 राशियां हैं, 12 b और c। प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह से अलग जो राशियां इधर इधर हैं वो पूरे के पूरे पद कहलाते हैं। इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, 3ac माइनस 12bc। इसको भी अगर अलग अलग लिखना चाहें मल्टीप्लाई चिन्ह के साथ तो लिखेंगे 3 गुणे a गुणे c माइनस 12 के फैक्टर हम लोगों ने ज़रूर किए होंगे कि 12 2 छंग 2 तियाँ और 3 एक्कन। तो 12 को लिखेंगे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तियाँ 12। फिर क्या लिखा है b, तो गुणे b, फिर लिखा है c, तो गुणे c। तो जैसे हमने यहाँ पे कॉमन लिया था x, उसी तरह से यहाँ पर अगर हम कॉमन देखें तो हमको मिल सकता है 3 भी कॉमन है, दोनों में है, जो राशि दोनों में है वो कॉमन है, और a इसमें है लेकिन यहाँ पे a नहीं है तो ये बाहर नहीं आएगा, c इसमें है और c इसमें भी है। तो हमको क्या कॉमन मिलेगा, 3 गुणे c, 3 इंटू c हमको कॉमन मिल जाएगा, दोनों में है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 बाहर आ गया, c बाहर आ गया, तो यहाँ पे a बचेगा।
माइनस ये 2 यहाँ बचेगा, ये वाला 2 यहाँ बचेगा, ये वाला b यहाँ बचेगा, क्योंकि b हमने कॉमन नहीं लिया है, हमने कॉमन लिया है c और 3 और c। चाहें तो इसका मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो ये आएगा 3c, ये अंदर आएगा a माइनस 2 2 जा 4b। इस तरह से फैक्टर करने होंगे। 12bc 3ac माइनस 12bc के गुणनखंड आए हमारे पास 3c गुणे a माइनस 4b। इसको चाहे तो नोट कर लें। इसी पर आधारित अभी क्वेश्चन और हैं, वो भी हम करेंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन है 4, जिसमें लिखा है a स्क्वायर ब्रैकेट में b प्लस c, फिर b स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है b प्लस c, फिर लिखा है प्लस c स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में है b प्लस c के गुणनखंड कीजिए। हमको यहाँ पे गुणनखंड करना है और हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि 3 पद हैं। ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है और ये पूरा का पूरा एक पद है। यहाँ पे 3 पद हैं। यहाँ पे हम इसको पहले नोट कर लेंगे b प्लस c, ये पूरा का पूरा एक पद है, हमको यहाँ पता होना चाहिए। फिर ये दूसरा पद है b स्क्वायर और ब्रैकेट में है b प्लस c, फिर है तीसरा पद c स्क्वायर और ब्रैकेट में b प्लस c। इस तरह से 3 पद हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमको पहले पद में मिलेगा b प्लस c, दूसरे पद में भी है b प्लस c और तीसरे पद में भी है b प्लस c। कहने का मतलब ये b प्लस c, b प्लस c, b प्लस c यहाँ पे हमको कॉमन मिल जाएगा। तो अगर कॉमन मिलेगा b प्लस c, ब्रैकेट लगा रहने देंगे, तो फिर बचेगा क्या? b प्लस सी, b प्लस सी, b प्लस सी हमने कॉमन ले लिया, तो बचा हमारे पास, यहाँ ध्यान से देखेंगे a स्क्वायर, इसको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, a स्क्वायर बचा, यहाँ से बचेगा प्लस b स्क्वायर, चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे, प्लस b स्क्वायर बचेगा और बचेगा प्लस c स्क्वायर। इस तरह से 2 फैक्टर हो गए, एक फैक्टर b प्लस सी, एक फैक्टर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसको और सही से लिखें तो इस तरह से हमको 2 फैक्टर मिल गए। बस इसको हम यहीं तक कर सकते हैं, यही हमारा आंसर माना जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 68a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 51ab के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पद है पूरा ये, एक पद है ये। इस पद में 68 लगा है कांस्टेंट, इसमें 51 है कांस्टेंट। तो सबसे पहले 68 के फैक्टर करेंगे। बस पहले हम इसको लिख लेंगे 68a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 51ab। फिर क्या करेंगे, 68 के फैक्टर अगर हम करें तो 68 के फैक्टर आएंगे, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, फिर 2 चक्कू 8, 34 आया, 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 17 और ये आएगा 17 क्योंकि 17 से ही डिवाइड होगा। तो फैक्टर आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 17, 17 चक्कू 68। 51 के अगर फैक्टर करें तो 51 के फैक्टर सिर्फ 2 आएंगे, एक तो 3 तो 17 बार जाएगा और फिर 17 तो 1 बार जाएगा। 3 एकन 3 बचेगा 2, 3 7 21, फिर 17 आ जाएगा। 17 3 51 हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हमने 68 की जगह लिखा 2 गुणे 2 गुणे 17, 17 दूनी 34 दूना 68, ये उससे 68 के फैक्टर है। ए स्क्वायर को 2 बार लिख लिया, ए गुणे ए। बी स्क्वायर है तो इसको भी हमने बी 2 बार लिख लिया। फिर लिखा है माइनस 51, माइनस लगा दिया। 51 के फैक्टर आए 3 गुणे 17, तो हमने 3 गुणे 17 लिख दिया। यहाँ पे कोई पावर नहीं है, सिर्फ ए और बी है, तो गुणे ए और गुणे बी। इस तरह से हमने सब अलग अलग फैक्टर लिख दिए। अब देखेंगे कौन सा कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 17 इसमें है और इसमें भी है, 17 दोनों में कॉमन है। फिर क्या कॉमन मिल जाएगा, ए कॉमन है, ए भी यहाँ पे कॉमन है, तो हम ए को बाहर इस तरह से निकाल लेंगे।
फिर यहाँ पे ए है लेकिन अब यहाँ पे ए नहीं है तो एक ही बार ए आएगा। फिर बी बाहर यहाँ पे है और यहाँ पर भी बी है तो हम बी को भी बाहर निकाल लेंगे। अब हमारे पास कोई भी राशि कॉमन नहीं है, हमारे पास बचा क्या, 2 गुणे 2 बचा, यहाँ से 2 गुणे 2 बचा, ये 17 बाहर है, ए बाहर है, ये वाला ए अंदर ही है यहाँ पे, ये वाला बी बाहर है और ये वाला बी यहाँ पे है, बाकी है। ये 2 ए और बी यहाँ पे हैं, 2 और 2 हैं। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 3 है, माइनस है, 3 भी है, बस। अब यहाँ पे 17 और ए और बी ये तीनों हमने बाहर निकाल लिए हैं तो यहाँ पे सिर्फ 3 है, ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। तो यहाँ पे अगर आएगा, देखें मल्टीप्लाई कराएं तो 17 ए बी, इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 ए बी और -3। इस तरह से 68 ए स्क्वायर बी स्क्वायर -51 ए बी के फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे। अब बारी है इसके लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है छठा क्वेश्चन। इसमें भी हमको गुणनखंड करना है। इसमें क्या कहा गया है, 25 ए स्क्वायर बी सी -30 ए बी स्क्वायर सी -35 ए बी सी स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 है तो 25 के हमको पहले हम ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे जिस तरह से है, 3ab स्क्वायर सी -35 ABC स्क्वायर। फिर हम यहाँ से फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे। 25 के फैक्टर हम कर सकते हैं 5 गुणे 5 और आएंगे भी नहीं, 25 के फैक्टर सिर्फ 5 और 5 आ सकते हैं। ए स्क्वायर को लिख लिया ए गुणे ए, बी सी को लिख लिया बी गुणे सी। इस तरह से हमने पहले पद के फैक्टर कर लिए। 30 के फैक्टर अगर हम देखें तो 30 के फैक्टर में सबसे पहले 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 से कराएंगे 15 आएगा, फिर 3 से कराएंगे 5 आएगा और फिर 5 से कराएंगे तो 1, 5 या 15 दूनी 30। 30 के फैक्टर आए 2 गुणे 3 गुणे 5। ए लिख लिया, बी स्क्वायर को बी गुणे बी लिख लिया, फिर है सी तो हमने यहाँ गुणे सी लिख लिया। फिर जो 35 है इसको हम यहाँ से लिखेंगे, 35 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7। इसके फैक्टर कराएंगे तो 5 से कटेगा और ये 7, 5 7 आएगा, 5 7 35। फिर आएगा ए गुणे बी और फिर है सी स्क्वायर तो इसको लिखेंगे सी गुणे सी। इस तरह से हमने सभी फैक्टर कर दिए हैं। अब कॉमन लेंगे। पहले हमने देखा 5 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 5 तो सब में है तो हमने 5 बाहर निकाल लिया। इसके बाद हमने देखा 5 यहाँ है लेकिन एक था वो भी बाहर आ गया तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो अब 5 बाहर नहीं आ सकता। फिर हमने देखा ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है तो हमने ए बाहर निकाल लिया। फिर हमने देखा यहाँ पे ए है लेकिन अब यहाँ नहीं है, जो था वो बाहर आ चुका है, यहाँ पर भी था वो भी बाहर आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, बी देखेंगे, बी है, यहाँ पर भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी मिल जाएगा तो हमने बी कॉमन निकाल लिया। फिर हमने क्या देखा, बी यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, हमने बाहर निकाल लिया। फिर है सी, सी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है तो हमने सी भी कॉमन निकाल लिया तीनों से। यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था तो हमने सी बाहर निकाल लिया। अब ध्यान से लिखेंगे, जो नहीं है, जो कॉमन नहीं मिला वो हमको अंदर लिखना है। यहाँ पे हमने 5 देखा, एक बाहर निकाला है, एक यहाँ पे रहेगा। ए 2 थे, 2 में से एक ही बाहर आया है तो एक ए यहाँ पर ये वाला रहेगा। इस तरह यहाँ बचेगा 5a, फिर माइनस चिन्ह। यहाँ पे 2 नहीं कॉमन निकला है, यहाँ रहेगा। 3 भी हमने कॉमन नहीं निकाला था, वो भी यहाँ रहेगा। 5 हमने कॉमन निकाल लिया था, ये वाला ए कॉमन निकाल लिया, ये वाला बी ये भी कॉमन है, ये वाला बी नहीं है तो इसको हमने यहाँ पे लिखा रहने दिया। ये वाला बी कॉमन नहीं था, ये वाला बी हमने बाहर निकाला था, ये वाला सी ये बाहर निकल चुका है तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पद बचेंगे। फिर है माइनस, ये 5 बाहर आ चुका था,
7 कॉमन नहीं था, इसलिए 7 यहाँ पे रहेगा। फिर मल्टीप्लाई चिन्ह के साथ ए भी हमने बाहर निकाल लिया, बी भी हमने बाहर निकाल लिया था, सी भी बाहर निकाल लिया था, तो ये वाला सी यहाँ पे बचा रहेगा। इस तरह से अंदर नंबर बचेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करा दें अगर, तो आएगा 5ABC, ये आएगा 5A माइनस 2 तियाँ 6B माइनस 7C। इस तरह से इसके फैक्टर होंगे। हमारे पास जो नंबर था, इसको अरेंज कर लें, सही से लिखें। हमारे पास नंबर था 25A² BC माइनस 30AB² C माइनस 35ABC²। इसके जो फैक्टर आए हैं, ये आए हैं 5ABC और ब्रैकेट में 5A माइनस 6B माइनस 7C। इस तरह से हमको फैक्टर करने होंगे। अब चाहे तो बुक में देखें, बुक में इस तरह से क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम अभी गुणनखंड की ही बात करेंगे। इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गुणनखंड से ही संबंधित है, वो भी हम क्वेश्चन अभी गुणनखंड के करेंगे। तब तक इस तरह के क्वेश्चन अपने बुक में हैं या कहीं किसी बुक में देख सकते हैं। इस तरह के अगर क्वेश्चन होंगे तो वो अपने आप हल करने का प्रयास करेंगे। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक नए तरीके के गुणनखंड करना सीखेंगे। थैंक यू।